अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूँ सिद्रा इकबाल एंड टुडे इज़ गो विद द फ्लो काइंड ऑफ अ डे। यानी कभी कभार हम कहते हैं कि जी दिन की शुरुआत होती है बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, कुछ दिन हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि एक न्यूट्रल सा दिन है। हफ्ते की शुरुआत तो है बट वी आर कमिंग आउट ऑफ अ लॉन्ग वीक ऑफ मे बी हैविंग फन, कनेक्टिंग विद फैमिली, बिकॉज ईद की सेलिब्रेशंस थी, 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस थी, फिर हमारी जो न्यूज़ रही है वो काफ़ी हाई चार्ज रही है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा हफ्ता इमोशंस का एक रोलर कोस्टर अप एंड डाउन हमें लेके जाता रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम कि अब जो हफ्ता हम शुरू करने वाले हैं, इट्स अ न्यू ब्रांड न्यू डे, ब्रांड न्यू वीक एंड यू शुड ट्राई एंड हैव अ ब्रांड न्यू पर्सपेक्टिव। अब कभी कभार जब हम कहते हैं ना कि एक नया पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ, हमें उम्मीद होती है कि बड़ा पॉजिटिव चीज़ होगी। समटाइम्स दैट पॉजिटिविटी इज़ अ लिटिल फेक। हमारे लिए मुश्किल होता है अपने तमाम तर इमोशंस और अपने तमाम तर पास्ट को प्रोसेस करना और आगे लेके बढ़ना। आज मैं प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहती थी विद अ वेरी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल थाट, और ये मैंने रिसेंटली पढ़ा और इसमें एक पिरामिड, उल्टे पिरामिड का जिक्र किया जाता है। और अगर ये तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखा सकें, आपको दिखाते हैं कि इसके बिल्कुल जो बॉटम लेयर है उसके अंदर एक लिजर्ड बनी हुई, एक छिपकली बनी हुई है। उससे ऊपर अगर बात की जाए तो एक बिल्ली है, एंड देन यू हैव अ ह्यूमन बीइंग। व्हाट दिस पिरामिड इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट इज कि हम सबके अंदर एक रेप्टिलियन, एक एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट होती है। जब हम कहते हैं कि हम अपने बिल्कुल बेस से चीज़ों की तरफ रिएक्ट करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ बुरी लगती है तो हमारा दिल चाहता है कि हम गुस्से का इजहार करें, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएं। उस वक्त हमें लॉजिक, रीजनिंग समझ नहीं आती। एंड इफ़ यू गो अ लिटिल अबव दैट, जिस तरह एक बिल्ली होती है, कड़ली सी, छोटी सी, और उसको हमेशा हम डिनोट करते हैं इमोशंस के साथ, द सॉफ्टर साइड ऑफ लाइफ के साथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई इंसान अपने रेप्टिलियन बेस से, ख़ास तौर पे एक बच्चा अपने रेप्टिलियन बेस से अगर रिस्पॉन्ड कर रहा हो, तो उस बिल्ली की तरह थोड़ा सा उसको एक एलिवेटेड फॉर्म ये है कि उसको समझने की कोशिश की जाए। जब आप उसको समझेंगे, जब उस टॉरेंट ऑफ इमोशन को काम डाउन करेंगे, देन ओनली कैन यू ब्रिंग लॉजिक इन। अक्सर आपने देखा होगा, और ये अगला इमेज हम आपको दिखाते हैं, जिसके अंदर जब नाराज़ होकर एक रेप्टिलियन अंदाज में एक बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, तो उस वक्त हम उसको लॉजिक देने की कोशिश करते हैं, हम उसको सही गलत का दर्स देने लगते हैं। हम उसको ये कहते हैं कि गुस्सा मत करो, टेंट्रम ना करो, अपने अल्फाज का इस्तेमाल करो, तमीज़ से बात करो। द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप इस इमेज के ज़रिए ये रियलाइज़ कर सकें कि एक बच्चा जब एक बहुत यंग एज में होता है, उसको डिफ़िकल्ट और नेगेटिव इमोशंस का नहीं पता, उसको उसके नाम नहीं पता, ही इज़ बेयरली एबल टू कम्युनिकेट टू यू कि उसके साथ क्या गुजर रही है। तो उस वक्त बहुत अहम होता है कि आप उसको उस जगह पे पहले अंडरस्टैंड करें, उससे रिलेट करें, उसको ये एहसास दिलाएं कि वो महफूज है, एंड देन यू ब्रिंग इन द लॉजिक, देन यू ब्रिंग इन द लेसन्स ऑफ इट। ये दो इमेजेस आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिकॉज इट वाज समथिंग आई लर्न वेरी रिसेंटली, एंड आई थॉट कि आपको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। यानी पहले आप बात करें उसको रीज़न जब आप देते हैं ना किसी भी चीज़ का, और यही चीज़ आप अपने ऑफिस में और एडल्ट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। सर ये होता है कि हम लोगों को रीजनिंग, अपना तरीक़ेकार या वो कम्युनिकेशन गैप, हम अक्सर कहते हैं ना कि जी लोग मुझे समझ नहीं पा रहे। इट इज़ व्हेन दे आर रिएक्टिंग फ्रॉम देयर रेप्टिलियन माइंड और आप उनके साथ इमोशंस की या फिर लॉजिक की बात कर रहे होते हैं। जो शख्स अपने उस एनिमलिस्टिक स्टेज में होता है, जब उसको सही गलत का नहीं पता होता, वो सिर्फ आप पे वार कर रहा होता है, वो सिर्फ अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा होता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इनटू इमोशंस। अब ज़रा जी सर्वाइवल की बात कर रहे हैं तो लेट्स लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती फ़तह है और जिसको इंडिया भी मान रही है। इंडिया में भी अब ये उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में बातचीत शुरू हो चुकी है कि कितना बड़ा धचका ये इंडिया के लिए है ऑन द सफारती लेवल, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जिस चीज़ को वो हमेशा से इंडिया पाकिस्तान एक बायलैटरल इशू लेके चलते आए, या उससे भी ज़्यादा इर्रेशनल तरीके से उन्होंने कहा कि जी इंडिया का अंदरूनी मामला है, आज वो इंटरनेशनलाइज हुआ। और 50 साल के बाद हम देखते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के मसले के ऊपर गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। ये बहुत ही अहम चीज़ है बिकॉज़ एक दफ़ा फिर हम देखते हैं कि कश्मीरियों की जो आवाज़ है वो दुनिया तक पहुँच रही है। हम अक्सर अपने शहदा को याद करते हुए जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सरज़मीन पर दी गई हैं, ये कहते हैं कि कोई शहादत रायगाह नहीं जाती। तो पिछले 70 सालों से, 7 दहाइयों से जो खून बह रहा है, जो बेगुनाह लोगों का खून बह रहा है, जो शहादतें हो रही हैं, जो जुल्म सितम ढाया जा रहा है कश्मीर की वादी पे, आज ऐसा लगता
है उन शहीदों का लहू रंग ला रहा है। बिकॉज इंटरनेशनली जहाँ लोगों में ये कॉग्निजेंस नहीं थी, जहाँ ये रियलाइजेशन नहीं थी, और अभी भी लगता है कि मंजिल काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। और जिस तरह हम कहते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह होती है, एक सहर होती है, सो वी आर गेटिंग क्लोजर टू दैट। इसी उम्मीद के साथ एक छोड़ लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, टॉप हेडलाइंस आपको बताएंगे, मिलो पाकिस्तान में एक टैलेंटेड पाकिस्तानी से मुलाकात करवाएंगे, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वी आर गोइंग टू हैव द बिग डिस्कशन ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरीज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले ये बात भी करते चलें कि ओवरऑल यहाँ पे जो चीज़ फोकस में आई हुई है वो कश्मीर का इशू है। लेकिन भारत के अगर आप अंदरूनी मामलात की बात करें, इस वक्त भारत में लगभग 6 स्टेट्स में, यानी 6 उनके प्रोविंसेस में सैलाब आया हुआ है, फ्लडिंग हुई हुई है, शदीद किस्म की मुश्किलात का लोग शिकार हैं। तो हमारी ये दुआ है, ये तवक्को है कि वहाँ पर जितनी भी इंसानियत मुश्किल में फंसी हुई है, जितने भारतीय शहरी इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल वक्त का शिकार हैं, उनके लिए आसानियां हों एंड दे आर बीइंग एबल टू रेस्क्यू। लेकिन अब बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरीज़ की तरफ। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट इज़ हैपनिंग इन दी हेडलाइंस। Well, we wish Hassan Ali all the best and would like to congratulate him। इस वक्त जब देख सकते हैं कि दोनों ममालिक एक बहुत ही नाजुक दौराहे से गुजर रहे हैं, दोनों ही एटमी ताकत हैं, और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि जो आपसी इश्तियाल है, जो झड़पें हैं, वो बढ़ती चली जा रही हैं। हसन अली इज़ गोइंग अहेड एंड गेटिंग मैरिड, सो लेट्स होप कि इस तरह की जो पीपल टू पीपल कॉरिडोर है, इस तरह की जो ख़बरें हैं, वो हमारे दोनों ममालिक के जो आपसी ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने में अपना किरदार अदा करें। लेकिन जी आगे बढ़ते हैं। इस वक्त जो इंटरनेशनली पूरी कम्युनिटी की निगाहें मरकूज़ हैं वो पाकिस्तान और इंडिया पे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी अहमियत का इस खित्ते में एहसास लोगों को दिला रहा है, और बड़े पुरजोर तरीके से, और साथ ही साथ बेनकाब यहाँ पे कर रहा है भारत के अज़ाइम को। जितने मूव्स यहाँ पे किए गए हैं उसमें हेट्रेड और उसमें नस्ल परस्ती साफ झलकती हुई नज़र आती है। और एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को ये बावर कराया है कि दोनों एक एटमी ताकत हैं, और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए इस न्यूक्लियर आर्सेनल की इन इंडिया, ये एक नस्ल परस्त प्राइम मिनिस्टर के हाथ में इस वक्त है। ये बड़ा ही एक अहम मामला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद। इस वक्त भी हमने जैसे खबरों में शामिल किया, LOC पे बिला इश्तियाल फायरिंग जारी है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार इस बात से अभी भी इनकॉग्निजेंट है कि वो जिस तरह की हालात को पैदा कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा संगीन होते चले जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि ये जुल्म और बर्बरियत जो दुनिया के सामने है, कश्मीर का मुद्दा भी इंटरनेशनलाइज हुआ है, आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या ये दोनों ममालिक इसी तरह आगे बढ़ेंगे, या आपको लगता है कि अमन की उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, आप ये ना कहें कि जो सिचुएशन है वो ख़राब होती जा रही है। आप ये कहें कि जो मामलात हैं, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान की तरफ उनका रुख है जी। कश्मीर की बेहतरी के लिए उनका रुख है, क्योंकि 70 साल का ये मामला जो खटाई में डाल रखा था, उसके लिए आपको एक मौका मिल गया, और वो खुद भारत ने वो काम कर दिया जिसके तहत अब हमें इसको आगे लेकर चलना है। हमें वो काम नहीं करना जो हम 70 साल से कर रहे हैं कि साल में एक दिन कश्मीर डे मना लो, और फिर साल में एक दिन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी तकरीर में 4 फिक्रे करे में बोल दें और कहें जी हम कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, जबकि आप हिंदुस्तान को देखें कि उसकी लॉबिंग पूरी दुनिया में फैली हुई है। यही वजह है कि आज उसको इतनी हिम्मत हुई कि उसने 370 और 35A उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी जी। तो उसने एक बहुत बड़ा ये जो है वो वार किया है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, और उसका नतीजा आप देख लें कि जो ही पाकिस्तान ने एक अपनी जो डिप्लोमेसी है वो दुनिया में फैलाई है, और उसके तहत दुनिया से जो रिस्पांस आपको आ रहा है वो आप देख लें कि कितना पाकिस्तान के हक में है। यानी दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में कश्मीर की बात शुरू हो गई। फिर ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है 50 साल बाद, कश्मीर को इसमें एजेंडा बनाकर डिस्कस किया गया। ये चीज़ें पहले नहीं होती थी। फिर उनका अब एक तहरीरी एलामिया भी आ गया है जिसके अंदर उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये बात की है कि कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की रोशनी में हल किया जाना चाहिए। उस पर इस रोशनी में बात होनी चाहिए
इससे पहले रूस और चीन खुल्लम खुल्ला ये बात कर चुके हैं जिसका मैंने जिक्र किया है। सही। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये कश्मीरियों के हक में और पाकिस्तान के हक में एक अच्छी पेशरफ्त है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहिद साहब। यहाँ पे ये बात भी करना चाहें कि मैं समझती हूँ कि जहाँ पे काबिल दीद बात है और जहाँ पे वो मुस्तहिक हैं इस बात को रिकग्नाइज़ करने के, इंडियन सिविल सोसाइटी में, क्योंकि वो बड़ी वाइब्रेंट सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बिलीव करती है। एटलीस्ट हमने दिल्ली शहर में देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बहुत सारे स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी के लोग बाहर निकले जिन्होंने सिविल लिबर्टीज़ की बात की है। इस बात को सिर्फ इस नुक्ते पर कंडेम किया है कि कश्मीरियों से उनकी इंडिपेंडेंट लिबर्टीज़ छीना गया है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे सैक्रिफाइस किया गया, उनके पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी ये बात हुई है। अब ज़रा बढ़ते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ। आपने जिस तरह खुद कहा कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती फतह है कि 50 साल के बाद कश्मीर के मसले पे यूनाइटेड नेशंस की जनरल की सिक्योरिटी काउंसिल में इसके ऊपर बहस होती है। सवाल ये पैदा होता है कि अब ये मामला जबकि इंटरनेशनलाइज हो गया है, क्या आप समझते हैं कि इसमें इतना मोमेंटम है कि यूनाइटेड नेशंस इसको टेकअप करे? आपने जिस तरह खुद कहा कि पिछले 50 बरस में हमारा भी एक लूकवार्म स्टांस रहा है। इस वक्त दुनिया इस बात को सराह रही है कि एक एटमी ताकत होने के बावजूद पाकिस्तान बहुत ही जिम्मेदाराना तरीके से इस मामले को बरत रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जितने बयानात आ रहे हैं, डिस्पाइट द इंटरनल प्रेशर्स, हमारे यहाँ भी अब बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के रखा हुआ है, खुसूसन क्योंकि इमरान खान साहब की 1 साल की हुकूमत यानी उनका दौरे हुकूमत इस वक्त कंप्लीट हुआ है और उन पर सवाल किया जा रहा है कि क्या उनकी सबसे बड़ी प्रोग्रेस सही है। लोग ये मानते हैं कि कश्मीर का मसला उनका सबसे बड़ा चैलेंज है। माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी बावर करा सकेगी इंडिया को कि वो अपने फैसलों को वापस ले, या किस तरह इसका हल निकाला जाएगा? देखिए जहाँ तक आलमी बरादरी का ताल्लुक है वो वही होगी जो आप चाहेंगे जी। आलमी बरादरी को मूव करना पड़ता है। एक तरफ तो आपकी पोजीशन हुआ करती है कि उनका कितना मफाद है आपके साथ, वो आप जानते हैं। हमारी माशी हालत जो है वो किस हद तक दिगरगूं है जी। और हमने अपनी हालत किस तरह साल हा साल और दहाइयों पर मबनी लूट मार करके बिगाड़ी, वो भी आप सबके सामने है। तो इस वक्त अगर उनका मफाद आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ, जो कि हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, तो कुदरती बात है कि उनकी पुष्पराही भी हिंदुस्तान को होगी। सही। मगर आप अपनी भी तो अहमियत देखें ना। एक तरफ अफगान अमन अमल में पाकिस्तान सबसे आगे है और अमेरिका को आपकी जरूरत है जी। और अगर भारत ने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया तो क्या आपके पास कार्ड्स नहीं है? ये आपके पास कार्ड नहीं है जो अमेरिका को बताने की जरूरत है कि अफगान अमन अमल जो है, क्या कश्मीर अमन अमल नहीं, उसमें आप हमारा साथ नहीं दे सकते? और हो नहीं सकता कि अगर दबाव डाला जाए अमेरिका जैसे मुल्क की तरफ से तो हिंदुस्तान इस दबाव में झुक ना जाए। सही। इसी तरह फ्रांस, इसी तरह ब्रिटेन। सही। तो मैं ये समझता हूं कि हमें हरगिज इस चीज से मायूस नहीं होना चाहिए। जो आपके पास कार्ड्स हैं उनको सही तरीके से आप इस्तेमाल करें। जैसे दफ्तर खारजा में वो कश्मीर डेस्क जो बनाया जा रहा है, कश्मीर कौंसल के नाम की जो चीज़, और मुख्तलिफ हमारे जो सफारत खाने हैं उसमें भी कश्मीर डेस्क बनाया जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जिन पर हमने भरपूर तरीके से अमल करना है। बिल्कुल। शाहिद साहब, आपने अपने कमेंट्स के शुरुआत में यहाँ पे इक्तिसादी लड़ाई और एक पहलू का भी जिक्र किया। क्या हम नहीं समझते कि अगर 2019 की शुरुआत की तरफ देखा जाए, जब हमने देखा कि एक मिस एडवेंचर करने का सोचा इंडिया ने आफ्टर द पुलवामा अटैक, जो उन्होंने पूरा स्टेज किया, ड्रामा किया, तो उसके बाद एक कारी ज़र्ब भारत को सहनी पड़ी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस। जब पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद किया, कितनी खातिर ख्वाह इन्वेस्टमेंट इंडिया की भी है अफगानिस्तान में, जब उनके राब्ते मुनक़ता हुए, इसका एक डायरेक्ट असर उनकी इकॉनमी में पड़ता है। तो मेरे ख्याल में भी तो बहुत सारे कार्ड्स हैं पाकिस्तान के पास जिसको वो प्ले कर सकता है, लेकिन दुनिया की निगाहें इस बात पे मरकूज़ हैं कि पाकिस्तान अभी तक रैली कर रहा है फॉर अ डिप्लोमेटिक एंड अ पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। हम नहीं चाहते कि इसका जो सोल्यूशन है वो मिलिटरीली निकाला जाए, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिला इश्तियाल फायरिंग भारत की तरफ से जारी है। तो क्या आप समझते हैं कि भारत एक दफ़ा फिर किसी मिस एडवेंचर की तरफ जा सकता है, पाकिस्तान को इश्तियाल अंगेज़ी का, जहारियत का निशाना बना सकता है, और फिर इन दैट सिनेरियो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि भारत जंग नहीं करना चाहेगा जी। आपने देख लिया कि फरवरी से पहले उसके बयानात जो हैं वो हमारे कितने खिलाफ थे जी। हमें धमकियां दी जा रही थी, सर्जिकल स्ट्राइक्स की बातें हो रही थी, पाकिस्तान को तनहा करने की बातें हो रही थी, और पाकिस्तान के खिलाफ हर तरह की जुबान इस्तेमाल की जा रही थी।
मगर उसका नतीजा क्या निकला? जो ही उसने बालाकोट में ये मुहिम जोई की कोशिश की, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि उसका जवाब बड़ा मजबूत तरीके से आएगा, हम सोचेंगे नहीं, उसका जवाब देंगे। क्या हमने बायने ही उसी तरह नहीं किया? बिल्कुल। और जो भारत की फिर पूरी दुनिया में जग घसाई हुई, क्या हमने वो सब कुछ नहीं देखा? इसलिए उसे मालूम है कि जंग जैसी भी हो, वो रवायती हो, गैर रवायती हो, हॉट स्टार्ट हो, कोल्ड स्टार्ट हो, वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। सही। अल्हम्दुलिल्लाह हम दफाई तौर पे मजबूत हैं, हम जारहाना अज़ाइम नहीं रखते, और अगर भारत ने कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो उसको बहुत भरपूर जवाब मिलेगा, जैसे हमने फरवरी में दिया था। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद होने का। लेट्स होप दैट शैल प्रिवेल। सबसे अहम बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज़। इस वक्त हम देखते हैं कि एक जिंगोइस्टिक बैटल जारी है, जहां पे हर शख्स को इंडिया में जो पब्लिक फिगर है, जिसके पास कोई वॉइस है, इस पैमाने पर परखा जा रहा है कि वो कितना पेट्रियाटिक है। और वहाँ पर एक ही डेफिनेशन नज़र आ रही है इस वक्त हुब्बुल वतनी की, वो ये कि मोदी सरकार के साथ आप कितना अलाइंड है। वहाँ पे इंसानियत की बात नहीं हो रही, वहाँ पे बेसिक इंसानी हुकूक की पामाली का जिक्र नहीं हो रहा, सिर्फ बात हो रही है तो सुप्रीमेसी की। एंड दैट एक्सट्रीमिस्ट, ये जारहाना रवैया, इट इज़ अ रियल थ्रेट टू एनी एनवायरनमेंट, एनी सोसाइटी। वी होप कि बतौर हमारे पड़ोसी मुल्क वहाँ पे बेटर सेंस प्रिवेल करेगी। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं हम एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे। सो वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट मिलो पाकिस्तान फॉर यू, सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जैसे ना मैंने आपसे कहा, लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। आज इस तरह की एनर्जी है कि आपको लग रहा है कि आपका दिन थोड़ा सा धक्का स्टार्ट है, तो हो सकता है बिकॉज बहुत लंबी छुट्टियां रही हैं, मंडे है, वैसे ही मंडे ब्लूज़ हो जाते हैं। हमने उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने आज ब्लू पहना है। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में मिलो पाकिस्तान की तरफ, बिकॉज आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की एक नामवर स्क्वॉश प्लेयर यानी ज़हब कमाल खान। शी इज़ अ सर्टिफाइड स्क्वॉश कोच फ्रॉम US स्क्वॉश एसोसिएशन। पाकिस्तान को गुज़िश्ता 14 साल से रिप्रेजेंट कर रही हैं और माशाल्लाह से सिंध चैंपियन हैं लास्ट 8 ईयर्स से। लेकिन हमारे पास उनके बारे में एक अहम डेवलपमेंट है। शी हैज़ रिसेंटली बिन अवॉर्डेड अ यूथ लीडरशिप अवार्ड। आइए इस बारे में आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। अमरीकी रियासत कनेटिकट में तकरीब सजी, जहां सेनेटर सऊद अनवर ने पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर ज़हब कमाल को यूथ लीडरशिप और स्पोर्ट्स विमेन अवार्ड से नवाजा। अवार्ड मिलने पर ज़हब कमाल ने खुशी का इजहार किया। I especially want to thank Pakistani American community, and it's an honor to give me this award, and I feel so proud to say Pakistani. ज़हब कई मुल्की और गैर मुल्की टूर्नामेंट्स में मेडल्स हासिल कर चुकी हैं। वो अपने लंबे बालों की वजह से भी काफी मशहूर हैं। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं ज़हब कमाल खान। अस्सलाम वालेकुम, कंग्रेचुलेशंस एंड ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग टू यू। ज़हब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये यूथ लीडरशिप अवार्ड जीतने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? इट्स ऑलवेज हार्टनिंग टू सी यंग पाकिस्तानी वुमेन ग्रैबिंग लीडरशिप पोजीशंस, जब उनको कम्युनिटी और इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकग्नाइज़ करती है उनकी क़ायदाना सलाहियत के लिए, उनके इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस के लिए। तो मुझे बताइएगा इस अवार्ड के बारे में, आपको कब पता चला, इसकी सिलेक्शन की क्या मराहिल थे, मेरे व्यूअर्स को भी बताइए। थैंक यू सो मच सिद्रा, आपने मुझे इतनी दूर होकर याद रखा और मेरी खुशियों में शामिल हुए। मैं ये अवार्ड डेडिकेट पाकिस्तान को करना चाहूँगी और मैं आपको बताती चलूँ लीडरशिप अवार्ड है क्या चीज़, मैं उसके बारे में आपको थोड़ी अवेयरनेस दूँ। वो है क्या? ये एक अवार्ड है जो कि कम्युनिटी नॉमिनेट करती है और इसमें देखा ये जाता है कि आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आप कितने कंटेस्टेंट्स हैं अपनी अचीवमेंट्स के लिए और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं। और इनफैक्ट इसमें ये भी देखा जाता है कि आप किस तरह से अपनी अचीवमेंट्स को यूज़ करेंगे। और जैसा कि आपको पता है मैं अपनी फाउंडेशन रन कर रही हूँ और साथ में मेरे पास 8 इयर्स की अचीवमेंट है जो सिंध रैंकिंग है। के हवाले से मेरी
इस अवार्ड का बनता है, नहीं बनता। हैविंग दैट इंफॉर्मेशन ज़हाब, एक तो जिस तरह आपने कहा कि ये बड़ी मेरे ख्याल में गर्म जोशी की बात होती है, आपके दिलों को बहुत ये सहारा देती है, बहुत हमारा खून भी ढेरों बढ़ जाता है जब कम्युनिटी ख़ुद रिकग्नाइज़ करे आपको। मैं जानना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह यू बीन अ चैम्पियन फॉर सो मेनी ईयर्स, पहले सिंध में आप चैम्पियन रहीं, US स्क्वॉश एसोसिएशन से एफिलिएटेड हैं इतने सालों में, लेकिन जब इस अवार्ड के लिए आपका नाम पुकारा जा रहा था और आपको दावत दी जा रही थी, उस वक्त आपके जज्बात क्या थे? सिद्रा, मैं आपको बताऊं, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और मैं आपको इस मौके पर एक अपनी स्टोरी हाईलाइट करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि वो पिक्चर भी दिखाई जाए। 2018 में मैं गवर्नर हाउस के बाहर पिक्चर खिंचवा कर आई थी और इनफैक्ट वहाँ पर मैंने जब पिक्चर खिंचवाई थी तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं ये दिन भी देखूँगी। और 2019 में पूरे एक साल के बाद मैं गवर्नर हाउस में मौजूद थी और मैंने वहाँ पर लंच भी किया और मैंने वहाँ पर अवार्ड भी हासिल किया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो मेरी फीलिंग्स क्या होंगी, वो खुशी क्या होगी। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर कैनेटिकट के सेनेटर भी मौजूद थे, वहाँ पर अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, वहाँ पे गवर्नर हाउस के सारे लोग मौजूद थे और पाकिस्तानी कम्युनिटी भी थी, वहाँ पे अमेरिकन कम्युनिटी भी थी। और उन सब के बीच में जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो वो खुशी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती और वो ऐसी खुशी थी जिस तरह से मैं अब हमेशा पाकिस्तान के लिए विक्ट्री स्टैंड पे खड़ी होती हूँ, वो खुशी Once again, many congratulations on your achievement. आपसे जानना चाहूँगी कि you understand your role as an influencer, as somebody with impact. आप रोल मॉडल हैं पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए, यूथ के लिए। तो मैं जानना चाहूँगी ये जो आपकी शोहरत है और ये जो अब आपका कम्युनिटी में रोल है, इसको आप फ्यूचर में किस तरह इस्तेमाल करना चाहेंगी? क्या आपको लगता है कि you will be attaching yourselves to very important causes? कोई ऐसा कॉज जो आपके दिल के करीब है, उसके बारे में हमें बताइए। जी सिद्रा, बिल्कुल। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान को मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंट किया है। ऑलमोस्ट 14 ईयर्स से मैं स्क्वॉश खेल रही हूँ। आपने बिल्कुल सही सुना है, मॉडलिंग के हवाले से एक मेरा शौक़ है और मैं इसको आपको बताती चलूँ। आपने सुना होगा कि लास्ट 2 ईयर्स से मैं अपनी फाउंडेशन रन कर रही हूँ और मैं वुमेन्स एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ और मेरा पूरा फोकस जो है हमारी यूथ के लिए है, स्पेशली स्पोर्ट्स सेक्टर में, जो कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। तो मैंने एक रोल मॉडल बनने के लिए अपने लिए एक मॉडलिंग चूज़ की थी और स्पेशली आपको पता है कि मेरे बाल लॉन्गेस्ट हेयर इन स्पोर्ट्स कैटेगरी हैं। मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगी कि मैं जब यहाँ पर आई थी US इन जनवरी, बहुत सख्त सर्दियाँ थीं और मुझे अच्छा आपने याद दिलाया वेदर। बहुत सख्त सर्दियों में मैंने अपनी स्टडी से स्टार्ट की थी। उसके बाद फिर मैंने एक डिप्लोमा लिया था जो 3 मंथ्स का डिप्लोमा था, मॉडलिंग डिप्लोमा। वहाँ पे मेरे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने मेन रोल अदा किया था मुझे मोटिवेट करने का। उन्होंने मुझे बताया था जिस मकाम पे आप जाना चाह रही हैं, अपनी फाउंडेशन भी रन कर रही हैं, तो आप एक अच्छी रोल मॉडल बन सकती हैं। आपके पास आपके बाल हैं, आपका उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट में स्पेशली आपको वुमेन्स को एक मतलब उन्होंने मेन रोल अदा किया था मुझे मोटिवेट करने का। जिस तरह हमने कहा कि आपका एक इम्पैक्ट नोन, यू कैन डेफिनेटली प्ले अ रोल एज अ रोल मॉडल, बट ऑन अ लाइटर साइड हमारे यहाँ तो आम जो लोग स्पोर्ट्समैन नहीं हैं और इतना ज़्यादा उनकी टफ रूटीन नहीं होती, उनके लिए अपनी बालों की देखभाल करना मुश्किल होता है। तो मेरा आखिरी एक लाइट हार्टेड सवाल आपसे यही होगा कि ये जो लंबे बाल आपकी वजह शोहरत है, इसका ख्याल आप कैसे रखती हैं? जी बिल्कुल, इसके पीछे बड़ी मेहनत हुई है और बालों के लिए मैं आपको बताती चलूँ, मैं छोटी थी तो मैं इतने ज़्यादा अपनी केयर तो करती नहीं थी। इसके पीछे मेरी ग्रैंड मदर का एक रेमेडी थी जो वो घर में तैयार करती थी, ऑयल था वो यूज़ करती थी। और जब मैं स्क्वॉश में आई तो मैं जब फर्स्ट चैम्पियनशिप मैंने जीती तो उस टाइम पे मुझे ये घर वालों ने बताया, मेरे फादर ने मुझे बताया कि इस तरह से हम चाह रहे हैं कि लंबे बालों का स्क्वॉश के साथ
एक रिकॉर्ड बनाया जाए और उस पर फिर काम शुरू हुआ। मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि ये सारी प्लानिंग के टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था, मेरा फोकस पूरा स्कॉश पे था और हो सकता है मेरे फादर की प्लानिंग हो, वो इस पे प्लान करते हो। But they make you stand out. Your hair definitely make you stand. I mean, आपने एक नहीं 2 रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। जब आखिर में वक्त मेरे पास बहुत कम है, any message you would like to give to the Pakistani viewers and especially Pakistani young athletes, especially women? सिद्रा, मैं आपके शो से एक मैसेज देना चाहूँगी पाकिस्तान को, यूथ को। मेरा मैसेज हमेशा से यही होता है कि हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा। हमें ये टाइम है पाकिस्तान का और इस पे हमें यूनाइटेड होकर एक साथ खड़े होना है और जब हम एक साथ खड़े होंगे तो एक हम मजबूत कौम बनेंगे। और मेरे लिए, मैं हमेशा यूथ के लिए बोलती हूँ कि यूथ को जो जिसका दिल चाहे उसको फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपनी ड्रीम पूरी कर सके, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। और थैंक यू वंस अगेन ज़हब फॉर रीइटरेटिंग द कि हमारे पास सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन आपको बताती चलूँ कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा आज का बिग डिस्कशन होगा। और आज हम बात करना चाहेंगे लाइफ जो चेंजेस आई हैं इंटरनेट की वजह से। अगर हमारी ज़िंदगी में इंटरनेट नहीं होता, सोशल मीडिया ना होता, तो क्या आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगियाँ ज़्यादा पुरसुकून होती, या वाकई इसने हमारे लिए एक इक्वलाइज़र का काम किया है जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बढ़ी है? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है क्योंकि कुछ लोग समझते हैं इसके मनफी असरात ज़्यादा हैं। आप ऑन व्हाट साइड ऑफ द डिबेट है मुझे बताइए, यूजिंग सोशल मीडिया ओनली, या इसके अलावा आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हमारा जो बिग टॉपिक है जी आज का डिस्कशन का वो यही कि लाइफ इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, इन टैबलेट्स एंड डिवाइसेस के बगैर कैसी होती। अगर हमारी अम्मी से पूछा जाए तो वो कहते हैं जी बड़ी पुरसुकून होती, बड़ी अटेंशन मिलती, बच्चे इधर उधर ना भटक रहे होते, खाने की मेज़ पे अगर होते तो ना सिर्फ ये कि उनका एक गोश्त सामने बैठा हुआ है बल्कि वो मेंटली भी प्रेजेंट होते। क्या आप भी इन चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं? ना सिर्फ ये कि आपके बच्चे बल्कि घर के दूसरे अफराद भी। कभी कभार बच्चे इस बात की कंप्लेन करते हैं कि पेरेंट्स टेंशन नहीं देते, स्पाउसेस एक दूसरे को कह रहे होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ऐसी बात पे झगड़ा हो रहा होता है। फ्रेंड्स को भी अगर आप नोटिस करें, जिस पार्टी, जिस बर्थडे के लिए बड़े हफ्तों से प्लानिंग होती है, उस जगह पे उस मेज़ पे बैठने के बाद कोई तस्वीरें लेके उसको अपलोड कर रहा होता है, कोई SMS कर रहा होता है, कोई सोशल मीडिया पे चेक इन कर रहा होता है। जो हमारा साथ बैठने का वक्त था वो ऐसा लगता है कहीं उड़ गया है। सो इज़ दिस इंटरनेट एक्चुअली एडिंग टू द डिस्टेंस बिटवीन अस? और ख़ास तौर पे ये कि अगर हमारे पास ये स्मार्ट डिवाइसेस ना हो तो फिर क्या हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी या नहीं? इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले, आपकी राय को इसमें शामिल करने से पहले, हमने पब्लिक ओपिनियन भी लिया इसी सब्जेक्ट के हवाले से। लेट्स फाइंड आउट लोगों ने क्या कहा इस फ़ोन के कि हम एक घंटा भी अगर हमारा मोबाइल ऑफ होगा तो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल कट गए, दुनिया से बिल्कुल राब्ता हमारा ख़त्म हो चुका है। स्मार्टफोन जब से आया है सिर्फ फेसबुक और ट्विटर पे लोग मिलते हैं, वैसे मिलने का टाइम किसी के पास नहीं है। अगर ये बंद होता है तो रिश्तेदारी और मोहब्बतें बढ़ सकती हैं। जैसा कि हम लोगों को नेटवर्किंग में हर चीज़ मालूमात हासिल हो जाती है, हम लोगों को कोई इश्यूज़ होते हैं हेल्थ का या किसी भी किस्म का, अच्छा गूगल इतना स्ट्रॉन्ग है, फेसबुक, इंटरनेट के ज़रिए हमें अपडेट्स मिल जाती हैं, पूरी डिटेल्स मिल जाती हैं। स्मार्टफोन ने काफ़ी इजी कर दिया है, मतलब थिंग्स लाइक ट्रैवलिंग एंड ऑल। उसके अलावा शॉपिंग वगैरह, लाइक आपको मार्केट नहीं आना पड़ता, ग्रॉसरी वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। स्मार्टफोन होने से हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए। पहली कॉम्प्लिकेशंस तो ये है कि 4 लोग अगर कमरे में बैठे होते हैं तो वो सिर्फ स्मार्टफोन पे लगे होते हैं, आपस में बात नहीं कर रहे होते। तो एक तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। सबका यही रोना है जी, जो डिवाइस हमारी ज़िंदगी में आई थी कि कम्युनिकेशन बेहतर हो सके। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब आपके बच्चे या फिर आपके कोई रिश्तेदार मुल्क से बाहर जाके सेटल होते हैं तब हमें फ़ासले इतने ज़्यादा नहीं लगते। हमें लगता है कि चले कोई बात नहीं, स्काइप के ज़रिए, वीडियो चैट के ज़रिए ऐसा लगेगा कि हम उनके करीबी हैं। जहाँ इसके नुकसानात हैं वहीं इसके फ़ायदे भी हैं। आज स्पेसिफ़िकली बात करेंगे जी। इंटरनेट देखें बहुत वसी सब्जेक्ट है, उसको लोग रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बाकी इंफॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो
तो उसका ऑफकोर्स एक इम्पैक्ट तो रहा है, बल्कि अब अगर हम बच्चों की इस जनरेशन जिसको अल्फ़ा किड्स कहा जाता है, इन्होंने तो वो दुनिया देखी ही नहीं जहाँ पे इंटरनेट और ये डिवाइसेस नहीं होती थी। बट वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट कम्युनिकेशन एंड द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इट, कि जब आप ये समझते हैं कि आप बड़ा इफेक्टिवली मल्टीटास्क कर रहे हैं, आप बैठे इधर हैं लेकिन आप साथ साथ दो लोगों से और चैट भी कर सकते हैं, ऑफिस का काम भी निपटा सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे ये भी कि सोशल मीडिया के राब्ते हमारे लिए इंसानी लेवल पे साइकोलॉजिकली कितने ज़्यादा फुलफिलिंग हैं। क्या ये वाकई असल दोस्तियों का नेमुल बदल हो सकते हैं? आज लोग डिप्रेशन का, लोनलीनेस का इतना कंप्लेन करते हैं। इफ़ यू लुक एट देयर सोशल मीडिया, हर एक के पास सैकड़ों हज़ारों दोस्त होते हैं, फिर क्या वजह है कि हम इतना तन्हा महसूस कर रहे हैं? इसी हवाले से बात करेंगे स्पेसिफिकली सोशल मीडिया, इंटरनेट एंड इट्स रोल इन इन आवर कम्युनिकेशन एंड आवर फ्रेंडशिप्स। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर आरिफ कादिर, यूर अ साइकियाट्रिस्ट, आप चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री से मुंसलिक हैं पिछले 12 साल से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ फॉर बीइंग है। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं जी हमारे साथ हमारे, एक तरह से इनको मैं बुजुर्ग नहीं कहती लेकिन ऑफ कोर्स ही इज़ माई अंकल, सो दैट इज़ वन एरिया, और ख़ास तौर पे इसलिए भी बिकॉज ही सीज़ द जनरेशनल शिफ्ट। अक्सर हम इनको बुलाते हैं ताकि कोई भी ऐसा हमारा जो सोशल सब्जेक्ट होता है जिसको इस जनरेशन की नज़र से और पिछले गुज़िश्ता 20 सालों में जो उसमें उतार चढ़ाव आए हैं उसको हमारे सामने रखते हैं। अयाज खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी यहाँ पर मौजूद होने का। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, समबडी हु वर्क्स क्लोजली विद किड्स एज वेल एज पेरेंट्स एंड अंडरस्टैंड्स द रिक्वायरमेंट फॉर इट बिकॉज शी क्रिएट्स इंटरैक्टिव सेफ स्पेसेस फॉर यंग किड्स एंड एडोलेसेंट्स। हमारे साथ मौजूद हैं सोफिया बिलग्रामी। थैंक यू सो मच सोफिया फॉर बीइंग हियर। सोफिया, हमारी आखिरी कॉन्वर्जेशन भी इसी हवाले से थी, तो वहीं से राब्ता जोड़ते हैं। डू यू थिंक द यंग पीपल जो कि इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया के साथ बड़े हो रहे हैं, उनका बचपन इसी साथ गुजरा है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम आवर जनरेशन जिसको शायद टीनेज में जाके इंटरनेट और ये डिवाइसेस मिली थी? असल में सिद्रा, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो अभी हमारी जिसने आप ने बोला है जनरेशन अल्फ़ा, उनको मालूम ही नहीं है कोई दुनिया बग़ैर स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, ठीक है। और यही जनरेशन वो पहले जनरेशन होगा जो अपने माँ बाप के बारे में पता चल सकेंगे अगले 4-5 साल में सोशल मीडिया से, ठीक है। हमारे जनरेशन में ऐसे कुछ था ही नहीं। हाँ। और आगे आगे जाके मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी जिस तरह से हमारे डिवाइसेस अभी तक काफ़ी लार्ज है हमारे हाथों में, अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में वो तकरीबन डिसअपीयर होंगे, उसी से वो छोटे हो जाएंगे, ठीक है। और उससे भी आगे जहाँ से हम अभी पहुँचे उससे भी आगे हम चले जाएंगे। लेट अस टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ इट। डॉक्टर आरिफ, बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है, लेटेस्ट आर्टिकल्स भी कहते हैं कि सोशल मीडिया एंड दीज डिवाइसेस आर एडिक्टिव। बिल्कुल एक आदि नशा आवर चीज़ की तरह, हम जैसे कहते हैं कि जिन लोगों को सिगरेट पीने की आदत होती है वो उसके बगैर नहीं रह सकते, उसी तरह बिल्कुल जिस शख्स को सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहने की आदत है उसके बगैर नहीं रह सकता। ये वाकई इसका इम्पैक्ट एक नशा आवर चीज़ की तरह है हमारी पर्सनैलिटी पर। ऑलमोस्ट आपने समराइज़ कर दिया। स्पेशली अगर आप देखें तो आपने एडिक्टिव नेचर की बात की है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ है, उसमें ऑलमोस्ट इसको इंक्लूड कर दिया था उन्होंने कि इट इज़ बॉर्डरिंग उस वर्ज पे कि ये लोग एडिक्टिव नेचर्स की वजह से इनके जो नॉर्मल ह्यूमन कॉन्टेक्ट है इट इज़ ऑलमोस्ट डिसअपीयर। आप ये देखें, इसकी एक छोटी सी मिसाल कि अब आपको कोई फ़ोन करता है तो आपको झुंझलाहट होती है। पहले हम कहते थे ना कि डिवाइसेस, आप फ़ोन एक बहुत बड़ी चीज़ थी। मुझे याद है हमारा बचपन ऐसे गुजरा है कि स्कूल से आने के बाद भी हम घंटों फ़ोन पे बैठ जाते थे और डांट खाते थे कि अब क्या बातें करनी है, 5 घंटे तो साथ स्कूल में अपने क्लासमेट्स के साथ गुजार के, वाई डू यू नीड टू टॉक? सो वी यूज़ टू टॉक अ लॉट। अब मसला ये है कि आप टेक्स्ट और व्हाट्सएप पे इतना बिलीव करते हैं यासा कि लोग कॉल करते तो आपको झुंझलाहट होती है कि क्यों बात कर रहा है, ये चीज़ तो टेक्स्ट पे भी कही जा सकती थी। आप क्या कहेंगे? देखिए, 2-3 चीज़ें। एक तो है कि पहले लोग कहते थे कम्युनिकेशन गैप, जी, वो गैप तो ख़त्म हो गया। जनरेशन गैप भी ख़त्म हो गया। वो जनरेशन गैप भी ख़त्म हो गया, कम्युनिकेशन गैप भी ख़त्म हो गया। उसके बाद कुछ आदतें हमारी जो कहते हैं ना, जब पहले हम बड़ों के दरमियान जब बैठते थे तो हम फिज़िकली वहाँ मौजूद हो के जो चीज़ सीखते थे उसमें सेंटिमेंट्स भी होते थे, उसमें कुछ डांट भी होती थी, उसमें प्यार भी होता था, और उससे हम जो कुछ सीख रहे होते थे वो डायरेक्ट होता था। अब जो ये नेट वाला सिलसिला है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सेंटिमेंट्स को जब वर्ड्स की शक्ल देते हैं
तो वो चीज़ तो नहीं आती नहीं। और एक मैं हमेशा ये सोचता हूँ, दो चीज़ें मेरे जहन में आती हैं कि जो आप लिख के भेज रहे होते हैं मैसेज, वो आपका रिकॉर्ड उनके पास जाता है, उनके पास रिकॉर्ड चला जाता है जिनसे आप बात कर रहे हैं। कभी कभी हम अल्फाज तो देते हैं लेकिन हम अपनी पकड़ रिटर्न में नहीं देते हैं बहुत से। सही कह रहा हूँ मैं? सही है। अब आ जाए उस बात पे जो बहुत ज़रूरी है कि हमारी आदत, आप सही कह रहे हैं, एक आदत सी पड़ी हुई है। हमारी आदत यूं है, बस अगर मोबाइल भी नहीं है तो हम यूं रहते हैं। एक हाथ में हमारे ख़वातीन को अगर लें तो एक हाथ में अगर उनके पास उसका पर्स मौजूद है, दूसरे हाथ में ये मैं बस यहाँ हूँ। अच्छा, अल्लाह पाक ने क्या सिस्टम रखा है कि आपकी नेक, हम पहले समझते थे नेक जो है ये एक्सरसाइज के लिए, नहीं, आप देखें मोटरसाइकिल पे जो वो यूं भी चला रहा है, यूं करके भी उसमें अगर उसके पास हैंड्स फ्री नहीं है तो वाकई ऐसे जान रहा है। हैरान कुन है कि वो अल्लाह पाक ने भी और ये जिन्होंने बनाने वालों ने भी सब पूरा डिज़ाइन किया है। और दूसरा एक जो चीज़ मैं इसलिए कहूँगा कि आई फील्ड में मैं हूँ कि मोबाइल बच्चों के पास जो स्मार्टफोन और ये सारी चीज़ें आई हैं, उसका एक जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, हाँ हमने एंटी रिफ्लेक्शन लगा लिया, यूवी प्रोटेक्टेड लगा लिया, कुछ भी कर लें। मेरे पास पहले हम कहते थे फैमिली हिस्ट्री की वजह से आंखें कमज़ोर हैं, लेकिन देखें हमारा ये 180 है। जब मोबाइल हम देखते हैं ना, ये हम यूँ देखते हैं सामने, एक ही जगह मरकज है, ये गया आयल, ये जो बॉल है ऊपर चला गया। बच्चों के नंबर्स कंपाउंड सिलिंड्रिकल नंबर्स होते हैं, स्फेरिकल इतने बड़े होते हैं। माँ बाप को चश्मा नहीं लगा है, बच्चों को -8 -7। और इन चीज़ों के बाद जब पेरेंट्स से मैं कहता हूँ ये आप लोग क्यों ऐसा, इतना नंबर क्यों हो गया, मानते ही नहीं है। मैंने कहा ये छीन के नहीं लाए मोबाइल, ये इनको आपने दिए, पॉइंट पे नहीं लिया है किसी से। कुछ को देखें, आपने देखा है कि एक ही घर में कुछ लोग इसको इस तरह कवर करते हैं कि मोबाइल अगर वो देंगे भी ना स्मार्टफोन, 1 घंटा तुम्हारे पास या आधा घंटा तुम्हारे पास, आधा घंटा तुम्हारे पास है। नहीं देखिए, अब कई जगह, अब मेरे घर में मेरी नीसेस एंड नेफ्यूज़ हैं जो अब ऑलमोस्ट उस प्री टीन्स हैं, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब उनका स्कूल का बिल्कुल रवैया, काम के लिए स्मार्टफोन हमने पहले उसको लेके दिया, द नॉन स्मार्ट डिवाइस, तो शी स्टार्टेड टू फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैं तो डिस्कनेक्टेड हूँ। और ये होता है, आपका पीयर प्रेशर भी होता है। बट डॉक्टर आरिफ, व्हाट आई वांट टू गेट एट इज़ कि जब हम शुरू में बात कर रहे थे कि ये एडिक्टिव इन नेचर, आई थिंक द आई साइट इज़ ओनली द स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जो आपकी मेंटल वेलबींग और स्टेट ऑफ माइंड पे इसका इम्पैक्ट, जिस तरह आप कहते हैं कि सोने से पहले अगर आप आखिरी मिनट तक डिवाइस पर हैं तो आपका जहन तो जाग रहा है, यू विल नॉट गो इनटू डीप स्लीप, आपके स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसके अलावा क्या इम्पैक्ट्स हैं? मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा, इसी बात को लेते हुए अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, स्कॉटिश इंटर कॉलेजिएट गाइडलाइंस, दे हैव डेवलप्ड स्पेसिफिक गाइडलाइंस कि जी नॉट से लेके 18 मंथ्स तक का बच्चा है उसको कितना देखना चाहिए, क्या करना चाहिए। 6 से लेके 18 तक का जो टीन एडोलेसेंट है उसको कितना टाइम देना चाहिए, नॉट ओनली द टाइम बट ऑल्सो व्हाट यू आर वाचिंग। तो वहाँ पे आपको पेरेंटल सुपरविजन की ज़रूरत है। इट इज़ हमारी जिम्मेदारी है, बिकॉज वो बच्चे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बच्चे एंड वी आर एडल्ट। तो एडल्ट सुपरविजन इज ऑलमोस्ट इट इज़ गिवन, ये होना चाहिए कि आपको ये सवाल पता ये होना पैदा चाहिए। होता है कि एडल्ट सुपरविजन कैसे हो जब एडल्ट्स खुद इसी बीमारी का शिकार हैं। कॉल हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं, उसके बाद सोफिया के पास में ये डिस्कशन लेके आऊंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक याया, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे मौजूद मेहमानों को सलाम और अयाज भाई को खुसूसी तौर पे, क्योंकि जब भी आते हैं तो ही इज एन एक्टर आल्सो बट ही इज मल्टी टैलेंटेड लाइक यू, और हम उनकी एक्सपीरियंसेस से बहुत सीखते हैं। सिद्रा, ये जो हर घर का मसला है, ये स्मार्टफोन जो है, ये हर घर में, अपने घर में मेरे 2 बेटे हैं और वो एक मेरा बेटा वो रात को सोता ही नहीं जब तक उसका स्मार्टफोन के साथ नहीं हो। और वो मैंने जो रियलाइज किया ना, अब बाकी चीज आप डिस्कस करें, मैंने जो रियलाइज किया हमें अपनी कोताही भी हमारी शामिल है। क्योंकि जब बच्चों को हम आजकल तो बच्चों को पैदा होती स्मार्टफोन पकड़ा दिया जाता है ताकि वो जो है वो अपने आप को मतलब बचाने के लिए कह रहे हैं, पेरेंट्स खुद लगे रहते हैं, कोई ड्रामा में लगा रहता है, कोई कहीं लगा रहता है, कोई फेसबुक पे लगा रहता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों को जब आप देते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए तो एडिक्शन में चला जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर, क्योंकि स्मार्टफोन यू कांट लिव विदाउट स्मार्ट, इट्स जस्ट लाइक अ बॉडी पार्ट ऑफ यू। मेरा बेटा वैसे तो कुछ काम नहीं करता, लेकिन ये भी एक सवाल है, लेकिन चले ठीक है, आपने कहा कि हम क्या उसके बगैर नहीं रह सकते। एनीवे, आगे बढ़ाइए। आई वांट टू वे आउट कि आप मुझे बताएं कि आप सिद्रा, आप लोग सब बैठ के हम लोग डिस्कस जरूर करते हैं, देयर इज सम सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि ये तो जिंदगी का हिस्सा बनता है। आपके स्टडीज में हर जगह ये इन्वॉल्व हो गया।
तो हम इसको प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं? थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। या इस बात पे हम अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वापस आऊँगी। एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रही हूँ जो कि मैं सोफिया से कंटिन्यू करूँगी कि जब हम कहते हैं कि एडल्ट सुपरविजन की बच्चों को ज़रूरत है, हम ये मान कर चल रहे हैं और हाइपोथेसिस इज़ कि बड़ों का जो रवैया है वो बहुत जिम्मेदारी वाला है, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे तो बड़ी बड़ी रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, पार्टनरशिप्स इसकी वजह से स्ट्रेन हो रही हैं, और हम इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे बड़ी चीज़, ये बहुत बड़ा मिथ है कि जी आप मल्टीटास्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे जो एडल्ट्स हैं ना, वो इस मुखालते में मुब्तला हैं कि उनको लगता है कि उनका डिवाइस साथ में होगा, वो ऑफिस में भी किसी से बात कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया भी कर रहे हैं, और घर में जो लोग बैठे हैं उनके साथ ही तो बैठे हैं। यानी जब उनको डांट पड़ती है कि आपका जहन किधर है या आप क्या काम कर रहे हैं, कहते हैं मैं साथ ही तो बैठा हूँ। ऐसा क्या होता है? ये अक्सर लड़ाइयाँ खाने की मेज़ पर इस बात से शुरू होती हैं। बिल्कुल। पहले एक बात मैं कहता हूँ कि यही करूँगा। एक अब वो वक्त बहुत था कि बीच में मुझे याद है कि हमारा जो बीच का एक टीवी लाउंज वाला पोर्शन था, उस जगह वाइफ ने एक किनारे पे ना वो लगा दिया था इंटरनेट का, और स्क्रीन रख दी थी कि जब कोई बैठा भी है तो आते जाते देख लेते थे क्या। और बच्चे इतने तेज़ होते थे कि अगर कोई चीज़ बुरी भी नहीं देख रहे, हमारे पहुँचने से पहले मुझे तो सबसे ज़्यादा 0, तो पता नहीं कौन सा बटन दबा देते तो विंडो मिनिमाइज हो जाती थी। विंडो क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, शायद मैं देखता हूँ ये। और फिर जो चीज़ ऐसे लगाते थे कि जैसे माशाल्लाह इतना पढ़ा है मेरा बच्चा। अच्छा, पेंटिंग वाली वीडियो हमेशा ऑन होती थी, वो मतलब पेंटिंग कर रहा था। अच्छा, एक और चीज़ है जो पेरेंट्स की आपने बात की, जो बिल्कुल नॉर्मली है, सबको कंप्लेन है। तो वो एक जोक भी किसी ने आया था ना कि यार एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा, यार वो 1 घंटा हमारा इंटरनेट जो था वो ख़राब रहा था, तो मेरी अम्मी अब्बू से मुलाकात हुई, बड़े अच्छे लोग हैं। उन्होंने बात करने शुरू बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपने वाकई अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना है, वो अम्मियाँ सबको पता है कि जो घर का रोज़ वाईफाई का पासवर्ड बदल देती हैं, पहले कमरा साफ़ करो फिर उसके बाद वाईफाई का पासवर्ड मिलेगा। पर सोफिया, एडल्ट रिलेशनशिप्स, यानी हम बच्चों को कहाँ तलकीन करें? हम जैसे पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, वी आर वर्किंग, बट हमारी भी एक एडिक्शन है। अगर हम देखें रात के 1-1, 2-2 बजे तक हमारे दोस्त, हम खुद ऑनलाइन मौजूद होते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी अनहेल्दी पैटर्न। व्हाई आर वी डूइंग दिस टू आवरसेल्व्स? देखिए, बच्चों के मुताबिक से बच्चे वही करते हैं जो बड़ों को देखते हैं, ठीक है? वो स्पंजेस जैसे हैं, ठीक है? जिस चीज़ को हम तवज्जो देते हैं, बच्चे वही चीज़ को तवज्जो देंगे। तो पहले किसी तब्दीली लाने के लिए हमें अपने आप के और असल में मैं अपने बारे में बात करूँगी, मेरा बहुत सारा काम फ़ोन पे होता है, ठीक है ना? मेरे पास दफ्तर है, मेरा दफ्तर मेरी मोबाइल में है जहाँ पे मैं हूँ, ठीक है? और वो 24 घंटे पे होते रहती है। तो जब तक मैं वो बाउंड्री क्रिएट नहीं करूँगी, तब तक कोई सिस्टम ऐसे नहीं बन सकती है, और एग्जाम्पल बच्चों के लिए नहीं बना सकते हैं। पर्सनालिटी में हमारी क्या चेंजेस आ रहे हैं? एक बात तो तय है कि हमें खुद ही अपने ऊपर कदगन लगानी है, ये बाउंड्रीज हमने खुद स्टैब्लिश करनी है। कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते, फिर डॉक्टर आरिफ से मैं पूछूंगी कि हमारी पर्सनालिटी में क्या तब्दीली आई है थैंक्स टू ग्रोइंग अप और बीइंग विद दीज डिवाइसेस फॉर एटलीस्ट 10-15 ईयर्स नाउ। हमारे साथ जो कॉलर हैं, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रुखसाना ज़ैदी बात कर रही हूँ। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। हाँ, तो मैं ये बात करना चाह रही थी कि एक तो यही बात कि जैसे एजाज सर बैठे हुए, तो इनसे तो फिर आई के हवाले से ही बात करेंगे कि बाज़ लोग जो है ना रात के अंदर जैसे मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं, बच्चे भी कर रहे होते हैं, बड़े भी कर रहे होते हैं, और लाइट भी ऑफ होती है। फिर उसके बाद मैंने नेट से बहुत कुछ ये देखा है कि जैसे एक आंख के ऊपर तकिया है तो दूसरी आंख से देख के तो फिर वो आंख जो है ना अचानक से उसको नुकसान हो जाता है, और फिर वो उसमें आता है कि भाई जो है ना ब्लाइंड हो जाती है, इस तरह हो जाती है। तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। आपके सामने किस किस्म के कोई केसेस आए?
थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जो आपकी हेल्थ या आई साइट पे इम्पैक्ट है उसके बियॉन्ड भी बात करना चाहेंगे। बट थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कॉल। डॉक्टर आरिफ, पर्सनालिटी पे क्या चेंजेस आ रहे हैं? हमें क्या आपको लगता है कि अगर एक वैलिडेशन थ्रू सोशल मीडिया ने लोगों की डीपी चेंज करते उसके बाद 5-5 मिनट बाद देखते हैं कितने लोगों ने लाइक किया, क्या कॉमेंट्स आए, ये हमारे रवैये की किस पर्सनैलिटी ट्रेट की तरफ इशारा कर रही है? मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा ही लगता है कि आपने बोला है वैलिडेशन चाहिए, वो इंडिकेट करती है लो सेल्फ स्टीम को। सो अ लॉट ऑफ टाइम मेरे 10 लाइक्स हैं, इनके 200 लाइक्स हैं, तो ये ही मस्ट बी डूइंग समथिंग रियली ज़बरदस्त। तो जनरली जो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है एडोलेसेंट के हिसाब से मैं बात करूँगा, वो अपनी वैलिडिटी बजाय इसके कि अपने पेरेंट्स से अपने दोस्त वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। और उसकी वजह से हम देखें कि हमारे एथिक्स किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं इंटरनेशनली, क्योंकि अब हम देखते हैं कि बहुत सारे जो फनकार हैं, जो मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके यहाँ भी ये लाइंस ब्लर हो गई हैं। एक उनका प्रोफेशनल काम है, आप उनका बॉडी ऑफ वर्क टेलीविजन पे, फिल्म पे, रेडियो पे देखते हैं या उनका म्यूज़िक सुनते हैं। दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ जिसके ऊपर एक पीक उनकी उनके फॉलोअर्स चाहते हैं, उनके फैंस चाहते हैं कि हमें एक पता चले कि जी इनकी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी होती है। देयर इज़ अ न्यू टर्म जो मैं चाहूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ। इट इज़ कॉल्ड अ थर्स्ट ट्रैप, और ये कहलाया जाता है उन तस्वीरों को, उस तरह के कंटेंट को जो मीडिया पर्सनालिटीज़ या आम लोग भी जो सोशल मीडिया पे पजीराई चाहते हैं वो इतने प्रोवोकेटिव अंदाज में डालते हैं जिसकी वजह से उनकी तरफ अटेंशन आए। ये अटेंशन हर दफ़ा पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव भी होती है। लेकिन आप ये देखिए कि ये पर्सनालिटी के उस रवैये की तरफ, उस ट्रेट की तरफ इशारा कर रही है कि योर नीड फॉर अटेंशन, कि आपको अटेंशन की इतनी रिक्वायरमेंट है कि आप किसी भी हद से तजावुज़ करने के बारे में नहीं सोचते। ऐसा ये एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड हम अपने मीडिया में भी देख रहे हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है कि वो एक्टर्स, वो किरदार जिनको हम बड़े मशरकी अंदाज में टेलीविज़न पे देखते हैं, जो अपनी ज़िंदगी का रुख हमें सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, जो उनके फैंस को पसंद आता है, वो बहुत इसके बरअक्स होता है, बहुत मुख्तलिफ होता है। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल वैसी है जो वो बिल्डर्स को नहीं, जब कोई बिल्डर्स को ये इश्तहार देते हैं ना, तो जब वो फ्लैट दिखा रहे होते हैं, उसके बाद जब वो फ्लैट के लिए जब वो उसको ऑक्यूपेंट मिलती है तो कहते हैं वो दिखाइए वो जो आपने इश्तहार में दिखाया था। तो आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। और सिर्फ सोशल मीडिया या जो शोबिज़ पर्सनालिटीज़ और ये जो सब लोग हैं, इनको बहुत से आइडलाइज करती हैं, बच्चियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, स्टाइल वो लेने लगते हैं। फिर उनकी उन चीज़ों को देखें, बहुत सी जगह दुनिया में ये होता था कि कोई आर्टिस्ट मशहूर नहीं होता था तो वो पैसे दे के कहता था खुदा के वास्ते मेरा कोई स्कैंडल बना दो यार, मैं ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन हो जाऊंगा। हाँ, ये बहुत पहले जब मीडिया पब्लिसिटी टैक्टिक कहते थे ना, मूवी रिलीज होने से पहले स्कैंडल आता था। बिल्कुल, आप देखें ना कुछ फिल्में जो रिलीज हुई हैं और उसमें जिस टाइप का ऐड दिखाया गया, चीज़ें दिखाई या जो खुद आर्टिस्टों ने आके कहा, लेकिन इतना खतरनाक झटका लगा उन लोगों को जिन्होंने टिकट खरीदा। कुछ तो बेचारे 5 मिनट में वापस आ गए। लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह हाईलाइट बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ा देखें, सोशल मीडिया की एक बाउंड्री है। स्पोर्ट्समैन होता है, उसकी हम अच्छी चीज़ें देखते हैं, बच्चों में होता है यार हम शाहिद अफरीदी बने, हम फला बने। तो ये एजुकेट का एक बहुत ही अच्छा जरिया है, लेकिन इसको हम उस तरह लेते नहीं। बिल्कुल सही। और आज दुनिया ये बात करने पे मजबूर है। साहब, आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि मकबूलियत आपकी क्रेडिबिलिटी का पैमाना नहीं हो सकती। और लोग आज ये सवाल कर रहे हैं कि ठीक है जी, एक ज़माना आया था सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स, लोगों ने कहा कि जो अहम कॉजेज़ हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, वो ऐसे लोगों के ज़रिए जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो एक वॉइस रखते हैं, जो मकबूल हैं, उनके ज़रिए कहलवाई जाएँ। लेकिन आज दुनिया उनकी क्रेडिबिलिटी को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को, उनकी अपनी नॉलेज को क्वेश्चन कर रही है। जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये बात करनी भी ज़रूरी है। जब हम छोटे थे और जब फ्रंट कैमरा नहीं होता था और स्मार्टफोन नहीं होता था, कोई अगर अपनी तस्वीर खुद ले लेता था, जिसको आज सेल्फी कहते हैं, तो लोग हम उसका मजाक उड़ाते थे। हम कहते हैं यार ये इतना अकेला है, इसके साथ कोई दोस्त नहीं है जो इसकी तस्वीर ले सके। लेकिन आज बाकायदा लोग अपने आप को सेल्फी किंग्स एंड क्वींस कहते हैं। इस पर बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एंड वेलकम बैक। हम यहाँ पे ज़रा आइडियाज़ ढूंढ रहे थे कि क्या बच्चों को दिखाया जा सकता है। इफ़ यू हैव CBBS कमिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, BBC का उल्टा होता है जी CBBS। उसके ऊपर एक कैरेक्टर है मिस्टर मेकर के नाम से, और मिस्टर मेकर के पास आर्ट सप्लाइज होती हैं और वो छोटी छोटी चीज़ों से आपको बड़ी क्रिएटिवली चीज़ें बनाना सिखाते हैं। दे कैन बी स्मॉल पपेट्स, इट कैन बी पेंटिंग्स। एंड अगर आप वाकई अच्छे क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर दिखाएँ। बेबी शार्क जो है उससे मेरे कानों से तो खून निकलता है, और जिसके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हों, कोको मेलन एक ऐसी फैमिली है जिसको मैं बाकायदा ढूंढ के कहीं बंद करना चाहती हूँ। तो ये वो मसाइल हैं जो हम सारों के साथ हैं, बट नॉनदलेस जितने लोग नाना नानी दादा दादी हैं और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो इन कैरेक्टर से बखूबी वाकिफ़ हैं। कमिंग टू व्हाट कैन वी डू फॉर द किड्स, आई थिंक कि कई दफ़ा हमारी जो डिबेट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि बच्चे की अटेंशन किस तरफ है और ख़ास तौर पर आप उसको क्या फीड कर रहे हैं। ये बड़ी कॉमन वीडियोज़ चलती हैं जिसमें छोटे बच्चे बड़ों की नकल उतारते हैं और इसमें हमें कोई कॉग्निजेंस नहीं होती कि वो क्या जुमले क्या अल्फाज अदा कर रहे हैं। गलत किस्म का कार्टून या सॉफ्टवेयर अगर बच्चे देखते हैं उनके रवैये में आप वही देखेंगे कार्टून की तरह चलना शुरू कर देंगे, एंजाइटी होगी, अटेंशन नहीं होती। आई मीन दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स। लेकिन शुरुआत इसकी हमारे अपने आप से ही होगी कि हम बतौर एडल्ट्स व्हाट इज़ द एग्जांपल दैट वी आर सेटिंग फॉर देम। अगर आप छोटे से बच्चे को 1 मिनट साइड पे करते हैं और वो आपको अपने स्मार्टफोन को उससे ज़्यादा अहमियत देते हुए देखता है तो दैट इज़ समथिंग दैट स्टेज विद देम। आप क्या कहेंगी सोफिया, डू यू समटाइम्स स्ट्रगल? अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी कि आपका सेलफोन ही, आपका स्मार्टफोन ही आपका ऑफिस है। सो डू योर किड्स हैव टू कम्पीट फॉर योर टाइम विद द स्मार्टफोन? जी, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ यही करती हूँ कि मैं उनको ज़रूर समझाती हूँ कि देखिए आप बच्चे हैं, मैं बड़ी हूँ, हम दोनों के बीच में एक फ़र्क है, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग नाजुक है, ठीक है, और इन चीज़ों आपकी ज़रूरत नहीं है जिस तरीके से हमारे ज़रूरत होते हैं। आई क्रिएट दिस डिफ्रेंशिएशन क्योंकि आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। इट इज़ अ रियलिटी ऑफ आवर वर्ल्ड, इट इज़ अ रियलिटी फॉर सम पीपल एंड मैनी पीपल। लेकिन जिन लोगों का मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मेरे बच्चे, मेरा बेटा 5 साल का है, मेरी बेटी 3 साल का है, उनका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे पिछले दिन मेरी बेटी ने मुझसे पूछे, मामा कैन आई हैव योर ओल्ड फ़ोन? आई एम लाइक एक्सक्यूज़ मी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? किसको कॉल करना है आपको? यू नो, बट स्ट्रगल होती है। आई थिंक द किड्स स्ट्रगल विद द फैक्ट कि आप उनको गेम खेलने के लिए थोड़ी देर के लिए स्मार्टफोन या डिवाइस देते हैं ना, वो कहते हैं अगर अपना होगा तो सारा वक्त खेल सकते हैं फिर उसके साथ। बट बच्चों का, सॉरी, वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो हम लोग कर रहे थे कि आप देखें कि एक पेरेंट्स जो, जहाँ हम बहुत सी मिस्टेक्स कर रहे हैं उनमें एक चीज़ ये है कि हम बच्चे सामने मोबाइल वो स्मार्टफोन रख देते हैं और उसको खिला रहे होते हैं। हाँ। और ये इतनी प्रैक्टिस है कि बच्चा को यही नहीं पता होता वो खा क्या रहा है, बल्कि जो बच्चा नहीं खाता है वैसे वो सिर्फ चूंकि वहाँ उसका नज़र लगी उसको आप खिलाते जा रहे हैं, आप जब उसका पूरा हो गया उसके बाद उसने फिर खाना हट जाएगा, वो नहीं हटेगा। तो ये आप छोटे होते थे तो हमारे लिए बड़ा इवेंट होता था, इफ एज अ फैमिली वी वर गोइंग आउट टू ईट समवेयर। एक तो उसकी जो सारी फैंटेसी थी वो ख़त्म कर दी है होम डिलीवरी ने कि आप घर बैठे कुछ भी मंगवा सकते हैं। लेकिन अब जब अगर बाहर जाते थे उस वक्त तो बड़ा एक ये ना, इट वाज अ कम्प्लीटली एक्साइटिंग टाइम कि जी मेन्यू देखेंगे, खुद सेलेक्ट करेंगे, फिर वो खाना आएगा, फिर पेरेंट्स आपको बताते थे कि एटिकेट्स क्या होते हैं, पब्लिक स्पेस पे खाया कैसे जाता है, सिल्वरवेयर को कैसे यूज़ करते हैं। आज मैंने हर रेस्टोरेंट में देखा है जहाँ पे बच्चे अगर साथ होते हैं, थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट चहल पहल होती है, इसको फ्राइज़ ला दो, इसको बर्गर ला दो, फिर उसके बाद सब लोग अपनी अपनी डिवाइसेस में, छोटे बच्चे, हमने बात करनी है जी बच्चे को डिवाइस दे दो, वो उसमें मगन रहेगा। और कहा अरे व्हाट इज़ दिस जनरेशन गोइंग टू ग्रो अप लाइक, इनकी क्या मेमोरीज होगी, मैंने बचपन में फलाने रेस्टोरेंट में जाके कोको मेलन देखा। एब्सोल्युटली, आपने फिर वही बात, बार बार वही बात रिपीट हो रही है कि भाई वी एज पेरेंट्स, हम उनके पहले टीचर हैं, हम जो करेंगे वो हमसे सीखेंगे, सिंपल एज दैट। और अभी आप भी यही बात कर रहे थे कि देयर शुड बी क्लियर डिफाइंड लाइंस कि भाई इतना टाइम है, इतना आप यूज़ करेंगे, खाने के वक्त आप कहने क्या करना है, ताकि बच्चे को भी कोई एंजाइटी ना हो कि ये होगा मेरे साथ या नहीं होगा। क्लियर बाउंड्री, क्लियर इंस्ट्रक्शन बच्चों को चाहिए। दैट्स वाई फिर मैं वो बच्चे हैं, हम बड़े हैं, ऑर्गेनाइज, बाहर जाएं, एंजॉय करें। आप बिल्कुल सही करें। अब हम ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, पहले तस्वीर ले लें, लेकिन जो चीज़ वहाँ हो रही है उसको हम भूल जाते हैं।
वी डोंट लिव इन द मोमेंट, वी आर लिविंग ऑन दैट सेल्फी थिंग जो आपने बोला। थोड़े और बात करना चाहेंगे, समटाइम्स व्हाट अपीयर्स एज अ हैप्पी फैमिली इन अ पिक्चर इज़ नॉट ऑलवेज अ हैप्पी फैमिली। बच्चे इस बात को बड़ा रियलाइज़ करते हैं कि आपने उनको बिल्कुल प्रॉप्स की तरह, उनके आपके जैसे घर में सोफ़ा, चाय का कप और बाकी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल उसी तरह बच्चे तैयार हुए, सारों ने साथ मिलकर ईद की सेल्फ़ी ले ली या ईद की तस्वीर ले ली, ईद 2019 कह के सोशल मीडिया पे अपलोड हो गया। बट द फैक्ट इज़ कि ऐसे घरों में बच्चों को वक्त नहीं दिया जा रहा, तवज्जो नहीं दी जा रही, वो 2 मिनट के लिए दे ऑल कम टुगेदर फॉर अ फोटोग्राफ एंड गो अवे। क्या इम्पैक्ट होगा इसका लेटर ऑन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट? डॉक्टर आरिफ, बहुत मुश्किल सवाल कर दिया आपने ये। मैं सिर्फ इसका इस बात का सिर्फ इस सेंस में जवाब दे सकता हूँ कि देखिए जो फैमिली यूनिट है ना, अगेन सॉरी मैं अगर आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ बिकॉज आई जस्ट कैन नॉट गेट अवे विद दैट, कि जो फैमिली यूनिट है ना वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। हमारी लाइफ दूसरों के लिए ज़्यादा